Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So this series is regarding UPSC Mains 2026 and 20207 एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे हम GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे. वीडियो पार्ट 3 पार्ट में आपके पास आएगी. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सारा बेसिक्स कवर करेंगे. सेकंड पार्ट में इंडियाज नेबरहुड रिलेशंस कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग जितनी भी एजेंसीज हैं उनको कवर कर लेंगे. आपके जो नोट्स होंगे 52-55 पेजेस में होंगे सिर्फ और सिर्फ. और इन पेजेस को कवर करने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस आपका 100% कवर हो जाएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक ही नहीं, आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स मेंस 365 भी कवर करूंगा. तो सर क्या हमें नेक्स्ट ईयर ये कवर करना पड़ेगा? लिसन टू मी, हर साल करंट अफेयर सेम रहते हैं, 1 से 2 पॉइंट न्यू ऐड होते हैं. हो सकता है कल इजराइल फिलिस्तीन का वॉर हो रहा हो, कल कुछ और वॉर हो जाए, तो वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टैटिक सेम होता है और स्टैटिक सबके लिए सेम ही होगा. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर इंटरेस्टेड हो तभी आगे बढ़ना, अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना. एक प्यारा सा GS2 का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन GS2 के पेपर में, देखो 4 सब्जेक्ट हैं, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और IR. ये 4 टॉपिक्स हैं. यहां से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? अगर आप देखो तो इंटरनेशनल रिलेशन से हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, समझ आ रहा है? और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 10, 9, 10, 11. गवर्नेंस से 4 या 2 या 3. अब देखो ट्रेंड 2, 3, 2, 4 पे जा रहे हैं, मतलब कभी 2 कभी 3. अगर मैं आपको सच बताऊं तो GS2 के पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटी. और पॉलिटी की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है. यहाँ पे जो आपका आई बटन है इसके ऊपर शो हो रहा होगा, क्लिक करके आप जाके देख सकते हो. इतना ही नहीं, सोशल जस्टिस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम IR कवर करेंगे 3 पार्ट्स में, गवर्नेंस करेंगे 2 पार्ट्स में और सोशल जस्टिस करेंगे 3 पार्ट्स में. इस तरीके से हमारा GS2, आप जो कोर्स परचेस करते हो 5000 10,000 का, उससे बेटर मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा बाय 40 इयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस. ठीक है, जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं इस सिलेबस को पूरा डिकोड करके प्लस 40 इयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया हुआ है. ठीक है, डैमेज, हाईली डैमेज लेवल पर. सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 3 लाइन, ये पूरा सिलेबस है GS2 का, जिसमें लास्ट की 3 लाइन 17, 18 और 19 ये इंटरनेशनल रिलेशंस को बताती हैं कि क्या पूछेगा UPSC. India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global grouping agreements involving India or affecting the India's interest. पहली लाइन. दूसरी, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. थर्ड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चरल मैंडेट्स. आज मैं आपको एक ना बहुत ही बड़ी बात बताता हूँ, मास्टर कैसे कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे बैकग्राउंड है चाहे नहीं है. देखो, मास्टर करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना. अनुदीप ध्रुव शेट्टी सर ने एक बात कही थी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी. उन्होंने कहा था कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना है तो याद रखना क्वेश्चंस वही आएंगे जो या तो कंट्रोवर्सी चल रहा है, या तो कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर है, या तो कोई भी वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेगा. उसी से UPSC मेंस GS2 में IR के क्वेश्चन बनेंगे. इतना ही नहीं, जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है GS3 में, वहां के क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट के भी रिसेंट से ही बनते हैं, एनवायरमेंट के भी रिसेंट से ही बनते हैं. इसलिए याद रखना, आपकी पकड़, आप तब तक रिसेंट को आंसर नहीं कर सकते जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानते हो. तो बहुत ज्यादा चालाक बनकर ये मत सोचना कि PDF मिल जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा. आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आराम से वीडियो देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आप सच में कहोगे कि ये होता है GS2 का असली प्रिपरेशन. नाउ, इमर्जिंग ट्रेंड हमने देखा, सेम सेम चीजें यहाँ पे भी. अब यहाँ पे क्वेश्चन की कुछ वेरिएंट अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, उसका रीजन ये है, कई बार कुछ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है. कुछ देखो, हम कहते हैं ना पॉलिटी IR को मिक्स करके पूछ लिया, तो इस तरीके से इसका ट्रेंड एनालिसिस अलग है, ये मैटर नहीं करता है. की टेक अवेज क्या हम इससे ले सकते हैं जो हमने सीखा? हमें नेबरहुड पॉलिसी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. नेबरहुड हमेशा हमारे न्यूज में रहता है, और अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो इंडिया को रीजनल पावर बनना पड़ेगा. सर ये रीजनल पावर क्या होता है? रीजनल पावर का मतलब है कि अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो आपको पहले घर का प्रधान बनना पड़ेगा. मतलब जो आपके नेबर्स हैं, जो हमारा भारत है, वेट अ मिनट, जो हमारा भारत है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गया, ये जो हमारे नेबरहुड्स हैं, ठीक है, इनके साथ हमारा रिलेशन, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस्ड मैनर, ताकि हम ग्लोबल पावर बन सके, विश्व गुरु जिसे कहते हैं. ठीक है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स में हमसे वही पूछा जा रहा है, बिम्स्टेक, सार्क, जो जो न्यूज में है. जियो पॉलिटिकल में राइवलरी US चाइना की चल रही है, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पास्ट ईयर्स में अगर आप देखो तो कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने नंबर के क्वेश्चन. तो आप बस ज्यादा मत देखो, इतना ज्यादा डीप में मत जाओ यार, इतना समझ लो
कि 100% में से सिर्फ 19% पेपर कहां से बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन से, और 48% कहां से बनता है, पॉलिटी से, 21% सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस से, और 11% गवर्नेंस से। तो अपना क्या मेन गोल है, आज आईआर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सोशल वेलफेयर या गवर्नेंस कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी इज ऑलरेडी डन। सिलेबस इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। पीवाईक्यू, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिर क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। जैसे 2024 में पहला क्वेश्चन है, द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन। बेसिकली वो पूछ रहा है कि वेस्ट जो है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये सब देखते हैं, इंडिया एक अल्टरनेटिव की तरह यूज किया जा सकता है चाइना की जगह, है ना। चाइना जैसी पॉपुलेशन है, हमारे अंदर अब हमारा डेमोग्राफिक डिवाइडेड हमारे फेवर में आ रहा है, यूथ हमारा ज्यादा एक्टिव है, तो वो लोग देखते हैं, है ना। तो वो इसको पूछ रहे, एंड एज ए स्ट्रेटेजिक एलाई टू काउंटर चाइनीज पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो हमको बोल रहा था। उसको कहते हैं कि इसको आप कैसे मानते हो, के बाद ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। दूसरा कहता है कि क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, हाईलाइट देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपकी सिट्टी पिट्टी गुल, भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा इतना टफ इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन एक बार नोट्स पढ़ा दूंगा ना, एक बार नोट्स पढ़कर और मेरे कहने से एक बार आंसर राइटिंग कर दो, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। आई हैव मेंशन्ड दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, हलवा, यही लगेगा ये सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट लर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम बेसिक्स प्लस करंट विद लॉजिक एंड डाटा, ठीक है। यहाँ पे मैं फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, लॉजिक की, बायलैटरल ट्रेड बांग्लादेश के साथ कितना है हमारा, $14.02 बिलियन है, हमने एक्सपोर्ट किया है $11.02 बिलियन, हमने इंपोर्ट किया है $1.08 बिलियन, हम दोनों साफ्टा के मेंबर्स हैं, और सीईपीए पे हम लोग फोकस करें, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आज के नोट्स में तो एक ऐसी चीज दिखाऊंगा ना, जिसके बाद आपको ये पता लगेगा कि असली नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। जाके दुनिया का कोई भी कोर्स खरीद लो, दे दो 1 लाख रुपीज तक, अगर आपके नोट्स में सारी चीजें होंगी तो मुझे बताना, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इथिक्स का जो कोर्स है ना, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और बताइए, दिस इज माई गारंटी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग वही रटने के लिए नोट्स देंगे जो सब जगह पड़े हुए हैं, हर कोई। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 10 में से ना 4 नंबर हर एक स्टूडेंट स्कोर कर रहा है जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, 10 में से 5 और 5 प्लस 1 मार्क्स 6 वही स्कोर कर रहा है जिसके पास जो कंटेंट आज मैं आपको देने जा रहा हूं वो है, ठीक है। कोर्स लॉन्च कर देना 2 से 10,000 तक और उसको बेचकर उसको पढ़ा देना इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें वैल्यू एडिशन करवाना, 3D 3R कोड्स कीवर्ड्स इन सब का एवेल्युएशन करवाना इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा सिलेबस था, आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ये सारा ये नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी मेंशन होंगे। ये कीवर्ड्स हैं मेंस के, जो आपको पता होना चाहिए, डिफाइन अगर आए तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, नहीं समझ आता है तो एक सेशन इसका भी कर लेंगे। हाँ, आपके पास सारी फिगर 2D फिगर्स, 3D फिगर, कि आप इनको अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कर सको, जब भी आईआर नहीं, ये पूरे GS2 की फिगर्स हैं, तो आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल भी है, 4D एनीथिंग 4 पार्ट्स हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑफ कोर्स ये कहीं से ली गई हुई है क्योंकि ये हर जगह मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आपको लिखना है। जैसे पंचशील, अगर ऐसे कीवर्ड्स हम लिख के आए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कीवर्ड्स जिसको लिखने से हमें थोड़ा सा प्लस 0.5 मार्क्स का वेटेज हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है। तो सर ये सब हमें याद करना पड़ेगा, नहीं रटना नहीं है इस वाली चीज को, जो रटना है ना वो मैं दूंगा आपको नोट्स, सब कुछ रटना है, ये आपको समझ समझ के धीरे धीरे आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। देखो यहां से वो चीज चालू होती है जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। यूनियन लिस्ट 7th स्केड्यूल आर्टिकल 246 लिस्ट 1, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन लिखते हो, मान के चलो अब आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है, दिखाना है कि भाई मेरे पास है नॉलेज, एग्जामिनर को बोलना है कि भाई देखो है मेरे पास नॉलेज। आप अगर इस लिस्ट का और इस आर्टिकल का नाम लिखकर एक दो एंट्री यहां से लिख दो, जैसे वॉर के ऊपर आए तो एंट्री 15 वॉर एंड पीस की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिनर पता है किस लेवल पर आपको ले जाएगा, वो सोचेगा क्या ग्रेट स्टूडेंट है यार, इस बंदे के अंदर सिर्फ रटने की ही नहीं, इस बंदे ने वो चीज भी कर लिया जो सच में एग्जामिनर को चाहिए। वॉर एंड पीस ने सीधा एंट्री लिख दी और सारी याद नहीं करनी है, 10 11 12 13 14 15 19 20 खत्म, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन को जब भी आप आंसर करोगे ना, तो उसका एक अप्रोच होना चाहिए, यानी रट्टा रटाया आपने डाल दिया, उससे तो नंबर मिलेंगे मिलेंगे, उससे आपको 4 4.5 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा +1 जाने के लिए क्या करो, कोई भी आंसर करो, जैसे
इंडिया और अफ्रीका के बीच में आपको संबंध अच्छे बनवाने हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, अब आप करोगे, मैं लूंगा 3D अप्रोच, है ना। आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, 3D अप्रोच क्या है, डिप्लोमेसी, डिफेंस, डेवलपमेंट। अब देखो, डिप्लोमेसी बायलैटरल पे मल्टीलैटरल कल्चरल डिप्लोमेसी, डिफेंस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉपरेशन, डेवलपमेंट में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब 3D अप्रोच आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है, आप पूरा, ये पता है, आपने पूरा कम से कम, जहां आप 5 पॉइंट लिखते हो और परेशान होते लर्न करने में, यहाँ पे बस आपको याद रखना 3D अप्रोच, डिप्लोमेसी, डिफेंस, डेवलपमेंट, ये सब अपने आप याद आ जाएगा। समझ आया। उसी तरीके से है 3R अप्रोच, रिस्पेक्ट, रेसिप्रोसिटी, रिकॉग्निशन। अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में अगर मुझे कुछ अच्छा करना तो मैं इनके रिस्पेक्ट करूंगा, सॉवर्निटी, सिविलाइजेशन कनेक्ट करूंगा, है ना, पीपल टू पीपल टाइज बनाएंगे, है, अपनी मूवीज वहां चलवाएंगे, कल्चर दिखाएंगे, एक दूसरे को टूरिज्म के लिए प्रमोट करेंगे, रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड करेंगे कि तुम्हारा भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, तुम्हारा ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुखी रहो। रिकॉग्निशन, सपोर्टिंग ईच अदर इन अ ग्लोबल फॉरम्स, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल फॉरम्स में किसी डिसीजन में। नेक्स्ट, 4T अप्रोच। अब अगर इंडिया यूएस टाइज ऑफन एक्सप्लेन बाय 4T, अब इंडिया यूएस में अभी भी देखो ट्रंप ने क्या क्या किया है, टैरिफ वॉर्स, ये सब उन्होंने किया है। अब 4T अप्रोच क्या कहता है, ट्रेड, बायोलैटरल कॉमर्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, एआई, डिफेंस टेक, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, हम यूएस के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म चला सकते हैं, टैलेंट, डायस्पोरा, स्टूडेंट्स, स्किल मोबिलिटी। समझ आ रहा है, इस लेवल पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा। फिर अब तो ये सब तो देखो सेम है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको लिखना है कि कहीं भी आपको इंडिया के नेबरहुड में, इंडियाज नेबरहुड में थोड़ा पीस फैलाना है और उनके साथ वे फॉरवर्ड लिखना है, एक अच्छा सा, चलो वे फॉरवर्ड लिखना है। 4D वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे, पावर, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, डिफेंस, पीस, रीजनल स्टेबिलिटी, कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन, प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक साथ फॉलो करो, पीपल, डायस्पोरा, डिप्लोमेसी, कल्चरल लिंकेजेस, पीपल टू पीपल टाइज, है ना। जैसे हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी 1.5 मिलियन डोजेस, किसको, बांग्लादेश को करवाई थी ना। 10, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, 102 एम्बुलेंसेज या 109 एम्बुलेंसेज हमने बांग्लादेश को फ्री दी थी कोविड के टाइम पे। ये हमारी नेबरहुड पॉलिसी को दिखाता है। अब ये सब फ्रेमवर्क हो गए आसान, ठीक है। अब कुछ ऐसे फ्रेमवर्क थोड़े से बड़े हैं लेकिन वो क्वेश्चन को और एनर्जेटिक बनाते हैं, जैसे 5C अप्रोच। क्या है, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कम्युनिटी, कैपेसिटी, क्लाइमेट, एक साथ वो देखो कितनी चीजों को ले रहा है। अब आप किसी के साथ ट्रेड करते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, उसको और बेटर कैसे कर सकते हो, कॉमर्स अच्छे लेवल पर कंटिन्यू रखो, कनेक्टिविटी बनाओ, हाईवे बनना चाहिए, जल्दी जल्दी सामान आ जा सके, कम्युनिटी अप्रोच, कैपेसिटी बढ़ाओ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से भी देखो कि क्लाइमेट चेंज को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके। अब इतने सारे अप्रोच हैं आपके सामने। लेंस अप्रोच है, लिंकेजेस, एंगेजमेंट, नॉर्म्स, सिनर्जी। सर ये पीडीएफ मिल जाती तो मैं मजा आ जाता। पीडीएफ तब मिलेगी जब आप ये कंटेंट रट्टा मारने का दम रखते हो। पीडीएफ तो देखो हर कोई दे देगा, मैं भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं सच बताता हूँ, यूपीएससी मेंस ना कभी क्वालिफाई नहीं होता है उन बच्चों का जो सिर्फ पीडीएफ के पीछे भागते हैं। और इंडस्ट्री को ना पता है कौन चला रहा है, इंडस्ट्री को, कोचिंग इंडस्ट्री में जो पैसा इतना भर भर के आ रहा है, आज एजुकेशन एक बिजनेस क्यों बन चुका है। जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, वो हर एक कोर्स खरीद के बैठे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हो। जो पढ़ते हैं ना, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, वो उनका मिनिमम रिसोर्सेज से सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद, अब 5C हमने देख लिया है, सॉरी वेट अ मिनट, आई हैव टू शो यू समथिंग एल्स। जस्ट अ सेकंड। ओके, अब यहाँ पे ना हमने क्या किया, दो अप्रोचों को मिक्स कर दिया, 4D 3S, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या किया, 4D 3S, क्या है ये, देखो, डायलॉग, डिफेंस, डायस्पोरा, डेवलपमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, सॉफ्ट पावर। इंडिया नेबरहुड या इंडिया यूएस रिलेशन में अगर मुझे अपने जो रिलेशन है यूएस के साथ अच्छे करना, मैं उनके साथ बैठ के बात करूंगा, अपना डिफेंस मजबूत करूंगा उनकी हेल्प से। डायस्पोरा, वहां इंडियन डायस्पोरा कितना, इंडिया के लोग कितने ज्यादा हैं उसको भी देखूंगा। डेवलपमेंट करने की कोशिश करूंगा अपने देश में, है ना, उनके लेवल का। सिक्योरिटी पे ध्यान दूंगा, स्ट्रेटेजी अच्छी बनाऊंगा और सॉफ्ट पावर का सहारा लूंगा, जिससे पीपल टू पीपल टाइज भी अच्छी। अब बताओ, इतना सा अगर लिख के आ गए तो 10 नंबर का कंटेंट तुम 15 मिनट में, या छोड़ो 10 नंबर का कंटेंट जो तुम 2 मिनट में लिख रहे थे, वही 10 नंबर का कंटेंट आप 30 सेकेंड्स में लिख रहे हो। यू आर सेविंग योर ऑलमोस्ट, है ना, 1.5 मिनट्स। अब बताओ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। सेम 3C 3P 4ISTR, है ना, बैलेंस प्लस विजन, बैलेंस, हार्ड, सॉफ्ट, स्मार्ट पावर।
वैल्यूज, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, इनोवेशन, आउटरीच, नेबरहुड। आप बताओ। और ऐसा नहीं कि ये मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा बहुत डीप में, नहीं, ये आप पढ़ोगे ना आपको आ जाएगा। जो पढ़ाने वाला काम है वो आगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके नोट्स में खास क्या क्या है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, एक टाइम के लिए मानते हैं कि सर ये तो हो गया, और क्या नया है? नया और ये है आपके लिए नया। अब जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस लिखते हो ना, बहुत ही बुकिश लैंग्वेज लिख के आते हैं हर कोई। सर उसी से सिलेक्शन हो जा रहा है। ऑफ कोर्स बच्चों का हो रहा है, क्योंकि वो ये सब करके आते हैं। क्या आप करके आते हो? क्या आप इथिक्स का यूज इंटरनेशनल रिलेशंस में कर पा रहे हो? क्या आप GS1 का यूज GS4 में कर पा रहे हो? क्या आप GS3 का यूज GS2 में कर पा रहे हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको कोचिंग वालों ने नोट्स दे दिया, समझा दिया, वो बताया नहीं कैसे दोनों को इंटीग्रेट करके लिखना है। और आज जब GS1 और GS2 का पेपर हुआ है, आपने देखा होगा कैसे वो लोग मिक्स करके पूछते हैं। और इट्स क्वाइट ईजी है करना, बहुत ईजी है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, क्या है ये? वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये ना गाइडिंग प्रिंसिपल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी यूज्ड इन G20 प्रेसिडेंसी थीम। अब मैं कोई आंसर लिख रहा हूं, जैसे इंडियाज क्लाइमेट डिप्लोमेसी रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, एम्फेसाइजिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर, वासुदेव कुटुंबकम वर्ड जब आपने मेंशन किया ना, जब आपको एग्जामिनर मार्क्स देने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा वाह व्हाट अ वर्ड यार, क्या ऐड किया है इंसान ने। 0.5 मार्क्स अलग से, तो ऑल इंडिया रैंक ना टॉप में आएगी। तो सर अभी तक आपकी क्यों नहीं आई? बिकॉज ऑल वी आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स आवर गोल्स। समटाइम्स टाइम आपके साथ नहीं होता, किस्मत आपके साथ नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा कम प्रिपेयर हो जाते हो, है ना। टाइम सबका आएगा। सर्वोदया, वेलफेयर ऑफ ऑल, गांधीयन फिलोसफी, है ना। पहली बार सर्वोदया वर्ड गांधी जी ने यूज किया था। विनोबा भावे ने इसका बेस्ट यूज करके दिखाया। यूसेज, इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप विद अफ्रीका रिफ्लेक्ट सर्वोदया बाय फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। अंत्योदया, अंत्योदय का मतलब होता है जो आखिरी तक पीछे सबसे बंदे हैं ना, उनका भी भला होना चाहिए। पंचशील, है ना। अहिंसा, सत्याग्रह इन डिप्लोमेसी। आपको एक वर्ड दिखाता हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, 7th वाला, लोक समग्र, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग क्राइसिस एम्बॉडीज लोक समग्र। जब हमने कोविड-19 की वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में बांटी थी, वहां हम लोक समग्र कर रहे थे, लोगों का वेलफेयर करना चाहते थे। अब सुनो, आपको इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, तो 8th वाला पॉइंट मेंशन कर दो, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। 5 पिलर्स या 5S। क्या है? सम्मान करो, संवाद करो, सहयोग करो, शांति लाओ, समृद्धि बढ़ाओ। समझ आ गया? तो देखो गाइज, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके अलावा कुछ कोड्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। मेरा मानना है कि 5 से 6 कोड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशन याद कर लो। जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें ये 5 से कहीं ना कहीं डाल दो। आता है तो, ये नहीं जबरदस्ती लिख दो, आता है तो। जैसे वॉर के रिलेटेड आ गया तो आप क्या लिखोगे? एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी कहते हैं आंख के बदले आंख मांगोगे, खून के बदले खून मांगोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। सही बात है। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड मल्टीलेटरलिज्म में आते हैं, जैसे इन इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, है ना। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि कहीं भी वर्ल्ड में अगर इनजस्टिस है ना, तो थ्रेट है। जहां भी जस्टिस हो रहा है वहां भी एक दिन जस्टिस होने लग जाएगा। समझ आया? ये तो क्लाइमेट वाले आपने सुने, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, गांधी जी कहते हैं। तो कुछ ये चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना IR, इंटरनेशनल रिलेशंस नोट्स। ये आप समझिए, रट्टा मारिए और यू आर डन विद योर UPSC मेंस GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 51 है जो कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तो आर्टिकल 51 तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ाओ, अच्छा रिश्ता बनाओ, लॉ को फॉलो करो और एनकरेज करो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। लड़ाई मत करो, प्यार से बैठ के बात करो। ठीक। यूनियन लिस्ट मैंने आपको पीछे एंट्री लिस्ट सारी दिखा दी, ये उसी की बात कर रहे हैं। हमारी गाइडिंग फिलोसफी वासुदेव कुटुंबकम है, आपको पता है, अभी मैंने पीछे बताया है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत बेसिक चीजें हैं। सर ये पूछता है क्या? पूछता तो नहीं है, पर जो लिख के आते हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलता है। टॉपर यहीं से बनते हैं, क्योंकि कंटेंट तो मेन 365 का सब रट के जाते हैं। जिसको बेसिक आता है वो उसको करंट के साथ मिला के लिख के आता है और वो एक अच्छे नंबर लेवल पर परफॉर्म करता है। नाउ इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन लर्न दिस और यू कैन लीव दिस, एंड इफ यू आर लीविंग दिस UPSC विल लीव यू 100%। ठीक है, तो रट लो। फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज दैट गाइड आवर इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड।
कुछ ऐसे सिद्धांत जिनके दम पर हम अपना बाहरी जो दुनिया है, जो देश है हमारा, वो कैसे दो लोगों से इंटरेक्ट करेगा। ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला डोमेस्टिक कंसिडरेशन, लोग क्या चाहते हैं। दूसरा ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, हमारी लोकेशन कहाँ पे, हम क्या लोकेशन क्या डिमांड करती है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, हमारी क्या जरूरतें, जैसे टेक्नोलॉजी में यूएसए, दवाइयों में जैसे चाइना से हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानता है, तो हम किससे ट्रेड करेंगे, यूएसए से, चाइना से। अगर हम लोग राजा रानी की तरह गेम खेल रहे हैं तो हम किससे कंपेयर करेंगे, जहां पे किम जोंग जुंग है, ये नॉर्थ कोरिया है, वहां से, है ना, हम उनसे रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हैं। अपनी कोर थीम क्या है, ये रट्टा मार लो, कोर थीम है इंडिया फर्स्ट। हम कुछ भी कर ले, कितनी भी पॉलिसीज बना ले, इंडिया फर्स्ट हमारी पहली पॉलिसी यही पर बनेगी। नॉट गाइडेड बाय एनी इज्म बट बाय नेशनल इंटरेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि नॉट गाइडेड बाय एनी इज्म बट बाय नेशनल इंटरेस्ट। सर इसका मतलब क्या है, इज्म का मतलब होता है, इज्म एक नेगेटिव वर्ड की तरह समझो, कैपिटलिज्म है ना, सोशलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म, एंड जो इज्म है ना, ये दिखाता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं। तो इंडिया कहता है मैं इन सबको नहीं फॉलो करता हूं, इज्म विज्म में बिलीव नहीं करता हूं, मेरा मतलब है बस नेशनल फर्स्ट, मेरा नेशन फर्स्ट है, उसको मेरे को ठीक करना है। अच्छा, उसके बाद स्टेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये क्रोनोलॉजी है, इंडिया ने कैसे ग्रो किया। ये वैसे तो आपको ऐसा नहीं बोलता यूपीएससी कि इसको लिखो, पर अगर आपने इसे शॉर्ट में कहीं मेंशन कर दिया ना, तो दिखाता है कि इस बंदे ने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक अलग लेवल पर समझ लिया है। 1947 से 64 में क्या हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने न्यूट्रलिटी दिखाई, नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, बेसिकली जब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब होता है डायरेक्टली गन और बंदूकें ना उठा के, लड़ाई ना करके, हम लोग मतलब पीठ पीछे जो वॉर करते हैं, है ना, वो वाला कोल्ड वॉर होता है। उस वक्त भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय मतलब नैम हमने चलाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और सब लोग जो जो नैम में होना चाहते थे अदर कंट्रीज, उन्होंने कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है, ना रशिया की तरफ है ना यूएस की तरफ है, हम किसी की तरफ नहीं है, हम बैलेंस अप्रोच रखेंगे। इसे कहते हैं नैम। एंटी कॉलोनियलिज्म, साइनिंग ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, चाइनीज एग्रेशन, हमने पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया था, ठीक है। फिर 1964 से 1966 में 2 साल में क्या हुआ, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट, भाई साहब इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रही है, इंडिया विक्ट्री इन द 1965 वॉर, एक बड़ी बात हुई, हमने 1965 वॉर जीत लिया। 1966 टू 1984 इंडियाज इमरजेंस एज अ रीजनल पावर, इंडिया इमर्ज हुआ एक रीजनल पावर बनके, यहां से हम ग्रो होना स्टार्ट हुए रियलिटी में। हमने रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसको अभी रिसेंटली शिमला एग्रीमेंट को उन्होंने डेड माना है, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बोला है कि जब तक तुम टेररिज्म के काउंटर नहीं करते हो तब तक हम इंडस वाटर को हटाते हैं। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट यहां हुआ। फिर 1984 से 1990 में री एंगेजमेंट, हमने सोचा अब चाइना के साथ ना दोबारा रिश्ता ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीड ऑफ द आर है यार, उसके साथ रिश्ता बनाना, समझ आ रहा है। एक मिनट, हाँ, नीड ऑफ द आर है चाइना के साथ रिश्ता बनाना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क हुआ, इंडो पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, ठीक। 1991 से 1996 यहाँ पे आपको याद होगा तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया था, यहाँ पे कोल्ड वॉर पीरियड भी खत्म हो गया, लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई। लुक ईस्ट का मतलब होता है कि जो लुक ईस्ट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उधर जो कंट्रीज है सारी आसियान नेशंस, उनकी तरफ देखना, ठीक है। सिर्फ लुक का मतलब देखना, हम करते थे उनके लिए बहुत कुछ, पर ये एक अलग ही एटीट्यूड दिखाते हैं, मैं बस उनको देख रहा हूं। एक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। इकोनॉमिक पॉलिसी बिकेम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी ना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका था फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि हम ट्रेड करने लग गए थे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तगड़े लेवल पर। 1996 से 2004 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड्स टेररिज्म पोस्ट 9/11, पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान किया। 2004 से 13 ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सरकार थी, उनमें क्या हुआ, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, एनएसजी से बाहर आ गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स किया, रिसेशन, रिवेंज ऑफ G20 पोस्ट रिसेशन। सर इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ब्रिक्स हमें नहीं पता है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी सर हमें नहीं पता है, G20 भी सर हमें नहीं पता है, हम बिल्कुल न्यू है। तो वेट करो ना, आगे आपके नोट्स में सब कुछ अच्छे से वेल डिफाइंड मैनर में है, और आपके नोट्स जैसा कि मैंने कहा 50 से 55 नोट्स में कंप्लीट हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, लीव इट टू मी। 2013 टू टुडे एनर्जेटिक एंगेजमेंट हमने आउटसाइड वर्ल्ड दिखाई। पीएम मोदी जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कितनी ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत हाई लेवल विजिट्स इंक्रीज हुई हैं हमारे देश की। आज हमारे रिलेशन ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ काफी अच्छे हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में
कोई भी ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, नीड ऑफ द आवर के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। हाई लेवल विजिट्स इंक्रीज्ड एनर्जी डिप्लोमेसी लुक, हमने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी थी ना, उसको बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। मतलब एटीट्यूड हमारा थोड़ा बदल रहा है कि लुक नहीं, देख नहीं रहे, उनके लिए काम करेंगे सीधा। फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। यहां तक तो आपकी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हुई। अब इंडिया कैसे डिप्लोमेसी फॉलो करता है, ताकि जब आप अपने बेसिक, जब आप क्वेश्चन लिखो तो बेसिक में लिख सको ना, इंडिया इस तरह की डिप्लोमेसी करता है तो इसको ये स्टेप लेना चाहिए। पहले तो समझो टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी कौन सी होती है। एक होती है कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चर जहां पे अपने कल्चर को दिखाते हैं दुनिया को और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे वैल्यूज, अदर एस्पेक्ट्स, है ना, फेवरेबल एटमोस्फेयर, नेगोशिएटिंग डिफरेंसेस, सॉफ्ट पावर दिखाते हैं, क्रिएटिंग पीपल टू पीपल टाइज दिखाते हैं, बुद्धिज्म, क्रिकेट, योगा, फूड। इंडियन फूड कितने ज्यादा टेस्टी होते हैं, हम तो जानते हैं, ये हम बाहर के लोगों को दिखाते हैं तो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं खाने, है ना, हमारा क्रेज बढ़ता है। क्रिकेट देखते हैं, हमारा योगा हमने सिखाया उनको, बुद्धिज्म कल्चर जो है सब कुछ सिखाते हैं उनको, है ना। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अब कल्चरल डिप्लोमेसी का आपको एग्जांपल दे दूं, स्कॉन जो है, स्कॉन क्या करता है, वो कल्चरल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो पूरे वर्ल्ड में जो भगवत गीता का जो मेन सार है, जो भगवत गीता हमसे कहना चाहती है, वो जो बुक है, पवित्र बुक, वो जो बताना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में बता रहे हैं। अब इसके जरिए किसको फैलाया जा रहा है, इंडियन डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अ विटल कंपोनेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है और जिसके पास समंदर है वही राजा है, ये बात हम सब जानते हैं, है ना। तो आज इकोनॉमिक पॉलिसी एक विटल कंपोनेंट बन चुका है, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, डिपेंडेंसी बॉन्ड बढ़ाते हैं कि यूएस से हमसे ले रहा है, हम यूएसए से ले रहे हैं, है ना। क्या करता है, इसके मेजर गोल्स इंडिया के क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, सिक्योरिटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो, प्रमोट हो इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए, इंडिया की प्रोफाइल जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हाई लेवल पर जाएगी। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्वेश्चन डिप्लोमेसी हम करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम स्ट्रेंथ टू सप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हाँ, अब देखो, याद रखना, जिस इंसान के पास समंदर है, ये हमारे पास समंदर है, जिस कंट्री के पास आज जितना बड़ा समंदर है वो उतना ज्यादा रूल कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड यहां से होगा, है ना। और कोस्टल रीजन पे जो प्रोडक्टिवनेस होती है वो अलग ही होती है, चीजें जो मिलती हैं अलग ही मिलती हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टोरिकली इंडिया ना, हमारा भारत जो था एक लैंड बेस्ड पावर था, है ना, अलग अलग राजा थे, मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका नहीं था। लेकिन अब इंडिया का एम्फेसिस मैरीटाइम डिप्लोमेसी पे है, जैसे सागर इनिशिएटिव चलाया गया है ना, मोदी जी का स्ट्रेटेजिक, ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है कि हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाएं। अच्छा, तो ये जो सागर इनिशिएटिव चलाया गया था, फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी, कंपोनेंट्स इंक्लूड कोस्टल सर्विलेंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सब। देखो, यहां तक जो हमने पढ़ा ना, सागर इनिशिएटिव और ये सारी चीजें, यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीलेटरलिज्म। अब देखते हैं मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म कैन बी व्यूड एज अ रियलिस्टिक एक्सटेंशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखो, सबसे पहले समझना यहाँ पे ये जरूरी है कि मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप एक भी चीज का अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाए ना, तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, जब तीन या उससे ज्यादा कंट्रीज किसी कॉमन ग्लोबल इश्यूज, जैसे ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, मतलब ये सब बैठते हैं, तीन से ज्यादा कंट्रीज मिलकर उस पर बात करती हैं, कॉर्पोरेट करती हैं, उसे कहते हैं मल्टीलेटरिज्म। मतलब सब कंट्रीज मिलकर इक्वल बेसिस पर कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशंस में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, WTO में ट्रेड के रिलेटेड किया जाता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज के लिए किया जाता है। तो मल्टीलेटरलिज्म को ना नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक एक्सटेंशन इसलिए मान सकते हैं, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था कि हम किसी की तरफ अलाइन नहीं है, लेकिन हम कॉर्पोरेशन में काम करेंगे सबके साथ, है ना, तो इसी का ही इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस हैज हाइलाइटेड की एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच इंक्लूड। उन्होंने कहा कि अगर आपको मल्टीलेटरलिज्म में आगे बढ़ना है और इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो 5 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल। यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उस कंट्री के साथ आपके रिलेशन बेस्ट हो जाएंगे। फिर एक वर्ड आता है जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ वर्ड ना, ट्राई टू ब्रेक देम और आपको पता चल जाएगा वो कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे इंडिया की जो, आप अगर इंडिया को देखो तो यहाँ देखो, इंडिया के साइड में क्या है ना, ओशंस है, सी है। अब ये जियोग्राफिकल फैक्टर क्या डिपेंड करेगा, हमारे यहाँ से सी के थ्रू ज्यादा ट्रेड होगा, लैंड के थ्रू इधर से ट्रेड होगा, ये होते हैं जियोग्राफिकल चीजें। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एनर्जी कौन सी चाहिए हमें, है ना। तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद चाइना एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन हैव लेड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना।
तो यहाँ से हमें ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप की कॉरिडोर है, हमने यहाँ से बनाना चाहा कि हम यहाँ पे यूरोप के साथ मिडिल ईस्ट के साथ बिजनेस कर सकें। क्या हमारे जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की क्या चीजें हैं? यहाँ पे हमने 3-4 इनिशिएटिव करे हैं स्टार्ट, उसमें से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ये हैं। BBIN, इसका क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड मिलकर एक हाईवे बना रहे हैं जिसके थ्रू अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके बारे में ना आपको कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो तो मिल जाएगा, लोगों ने सेपरेटली बनाया होगा, बट मैं इसी वीडियो में आपको ना इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जिसके थ्रू आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ। फिलहाल के लिए अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, जैसे आपने चाइना के साथ कर ली, पाकिस्तान के साथ कर ली, बांग्लादेश के साथ कर ली, भूटान के साथ, तो आपको फायदा क्या होता है? या फिर आपने अपनी जियोग्राफी को देखते हुए कि मुझे किस चीज की नीड है, आपने यूरोप के साथ कर ली, मिडिल ईस्ट के साथ, अफगानिस्तान के साथ कर ली, तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपको स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलेगा, इंश्योर्स प्रेजेंस इन की रीजन, इंडिया फ्रांस एक्सेस टू वेस्टर्न इंडियन ओशियन। इंडिया और फ्रांस में एक अच्छी दोस्ती है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस पर उनको हमारी नीड है, हमें उनकी, और वेस्टर्न इंडियन ओशन में वो हमारा साथ देते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है हमें। अब एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं रशिया से ही ऑयल लेता रहूंगा तो वो हमें ऑयल महंगा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यूज करूं तो मैं इंडिया रशिया आर्कटिक LNG, इंडिया ईरान चबार पोर्ट का भी यूज करके मिडिल ईस्ट यूरोप से सामान उठा सकता हूँ। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं हम लोग, है ना, कभी अमेरिका के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, जैसे मालाबार विद US करी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हमने एक एक्सरसाइज है मालाबार, जहाँ पे तीनों कंट्रीज के आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी सोल्जर्स मिलकर एक साथ एक दूसरे की टेक्निक सीखते हैं, देखते हैं, एक तरीके का मॉक ड्रिल करते हैं कि हाँ कैसे लड़ना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एनहांसेस कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, जैसे ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ना कि जब यहाँ से निकले शिप और ये पूरा ये कवर कर सके और यहाँ से हमें अच्छा ट्रेड हो पाए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, बैलेंसिंग चाइना, अब चाइना चला रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, है ना, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो पूरे वर्ल्ड को, और बात कहूँ तो एशिया और यूरोप को पूरा कनेक्ट करना चाहता है और अपनी एक मोनोपोली साबित कर देगा कि देखा मैंने कर दिखाया, और फिर अच्छा ट्रेड करेगा। तो उसको भी काउंटर करने के लिए हम काम कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? पावर एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब होता है अनइक्वल पावर। रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी, अब US डोमिनेंस इन टेक एंड डिफेंस, तो हमें US के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है? डाइवर्जेंस अमंग पार्टनर्स, रशिया स्टिल टुवर्ड्स चाइना। अब लोग क्या सोचते हैं, रशिया का टिल्ट ज्यादा चाइना की तरफ है, इंडिया का टिल्ट ज्यादा वेस्टर्न टाइज के ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को डरते हैं कि कल को ये इनके साथ मिलकर कुछ ऐसा ना कर दे। रीजनल इंस्टेबिलिटी क्या है? डिस्टर्ब्स प्रोजेक्ट्स। म्यांमार क्राइसिस अफेक्टिंग कालादान प्रोजेक्ट, अब जो कालादान प्रोजेक्ट चल रहा था उसको म्यांमार की जो क्राइसिस अफेक्ट करती है। एक्सटर्नल प्रेशर, अब हम रशिया से S-400 पे डील करते हैं, कोई भी और इक्विपमेंट लेते हैं, US हम पे सैंक्शन लगाता है तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, पैसे नहीं कमा पाते। इंप्लीमेंटेशन गेम्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बट स्लो एग्जीक्यूशन, एग्जांपल डिलेज इन चबार पोर्ट, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? कालादान बेसिकली क्या है? ये एक इंडिया म्यांमार का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सी रूट के थ्रू कनेक्ट करता है। अच्छा, मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है? जो हमें सी रूट, इनलैंड वाटरवे मतलब रिवर के थ्रू, और रोड रूट, ये तीनों से जो हमें कनेक्ट करे, मतलब एक से ज्यादा सिस्टम से हमें कनेक्ट करे, उसे कहते हैं मल्टी मॉडल। तो बेसिकली इंडिया म्यांमार ना एक दूसरे से इस लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, इन तीनों लेवल के थ्रू, ठीक है, जिससे कि इंडिया को क्या फायदा होगा? उसको जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसको पूरा एक्सेस मिल जाए वहां पे आसियान नेशंस का, और हम लोग उनसे बहुत तगड़े लेवल पर ट्रेड कर पाए। वो तो तभी पॉसिबल है जब हम कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, रोड्स अच्छे होंगे, हाईवेज अच्छे होंगे, पोर्ट के थ्रू जाना अच्छा होगा, इनलैंड वाटर भी अच्छा होगा। इस प्रोजेक्ट में सी रिवर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होते हैं, इसलिए इसे मल्टी मॉडल कहते हैं। अच्छा, रूट कंपोनेंट्स क्या है? सी रूट, देखो सी रूट कहां से कहां तक है? फ्रॉम कोलकाता पोर्ट इंडिया से सितवे पोर्ट म्यांमार तक, और इनलैंड वाटर में मतलब रिवर से फ्रॉम सितबे पोर्ट टू पलेतवा म्यांमार बाय कालादान रिवर। याद रखना, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, सितवे पोर्ट और पलेतवा म्यांमार बाय कालादान रिवर। रोड रूट क्या है? फ्रॉम पलेतवा मिजोरम इंडिया बाय रोड लिंक, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था, एक था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये 2 चीजें थी। अब देखो इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे है क्या? देखो ऐसे ऊपर ऊपर से आपको हल्का बता देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि मेंस में आ जाए डायरेक्टली। सुनो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो एक 1360 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा। इंडिया में एक जगह है मोरेह, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है मोरेह, कौन सी स्टेट में। मंडला म्यांमार से कनेक्ट करेगा, मायसोर थाईलैंड, 3 ऐसे हम लोग इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कनेक्शन है हमारा। इसका एम ये है कि ट्रेड, टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाई जाएगी, और ये हमारी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दर्शाता है। इसके फायदे क्या होंगे? रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू आएगी, इंडियाज इंडियाज इंटीग्रेशन,
ये एनहांस करेगा इंडिया की इंटीग्रेशन आसियान नेशंस के साथ, है ना। अल्टरनेटिव टू सी रूट एनर्जी एंड कल्चर। चैलेंजेस क्या है? देखो यार, डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन, हर जगह करप्शन है, कहीं ब्यूरोक्रेटिक हडल्स है, कहीं करप्शन है, कहीं क्राइसिस आ रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही वीक है, पुअर रोड है, ब्रिज कंडीशन है ही नहीं म्यांमार में कि हम लोग सामान ही ले जा पाए वहां बनाने के लिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत है, इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चाइना फैक्टर भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, हैवी रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस पोज डिफिकल्टीज टू अपकीप, है ना। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं एक बार कि हमारा BBIN क्या है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये 4 हैं। ये एक सब रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है अमंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। इसका मेन फोकस क्या है कि वो एनहांस करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कॉपरेशन, ट्रेड। इसको कब लॉन्च किया गया था? जब सार्क की एक लिमिटेड सक्सेस, देखिए सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप, मुझे पता है आपको नहीं पता अगर आप अभी नए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ देश के लोग, हमारे इंडिया के लोग भी हैं, बांग्लादेश, ये सब इंपॉर्टेंट नेशन है कुछ हमारी साउथ एशिया में। अभी के इसको भूल जाओ, चलो लेट्स नॉट कंफ्यूज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत भी है। जब उसको लगा कि ये सही से काम नहीं कर रहा तो हमने क्या, BBIN लॉन्च किया, 4 देशों ने मिलकर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, कि हम अच्छे से अपना काम करते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी कॉपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, इंडियाज रोल। अब देखो, सेम ही चीज उसमें भी है और सेम ही चीज इसमें भी है। तो आंसर जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें आप कॉमन 25 से 30 पॉजिटिव, 25 से 30 नेगेटिव और 25 टू 30 बॉडी के कंटेंट याद कर लो, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस ना 60 to 80% कंप्लीट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो रियल IR आता है ना, वो आता है मेंस 365 से, मतलब करंट अफेयर से। लेकिन करंट अफेयर को करने के लिए स्टैटिक पार्ट आपका ना स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं है तो भूल जाओ कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे अच्छे नंबर आएंगे। चैलेंजेस क्या है? सेम ईयर ट्रस्ट डेफिसिट, चाइना फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भूटान रिलेक्टेंस। भूटान क्या है ना, भूटान चाहता है कि सब कुछ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और बेस्ट कंट्री है। अगर आप लोग वहां विजिट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो कंट्री आज भी उस लेवल पर उन्होंने अपने एरिया को मेंटेन कर रखा है। ऐसा लगता है कि आप नेचर में उस लेवल पे जा चुके हो कि आप महसूस नहीं कर सकते कि ये क्या, ये 21st सेंचुरी चल रही है। उन लोगों ने इस लेवल पर भूटान को मेंटेन कर रखा है। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन ना फैल जाए, ऐसा कुछ, इसलिए काम सही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक मेन चीज है, वेट अ मिनट। हम्म देखो, अब है पावर, पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ध्यान से सुनना, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता होगा, और अगर आपने थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पता है, अभी आपने UPSC प्रिपरेशन कर दिया है, तो आपको पावर और अथॉरिटी में फर्क पता होगा। हम सबको पता है, या नहीं पता बता देता हूँ। पावर एक नेगेटिव वर्ड है, अथॉरिटी एक पॉजिटिव है। अथॉरिटी जब आपके पास, आप IPS ऑफिसर हो, उसके बाद आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, वो अथॉरिटी है। आप कुछ भी नहीं हो और किसी को आप घर में कैद कर रहे हो, वो किडनैपिंग है। समझ आ गया? पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हाउ टू मेंटेन पावर, कैसे हम ताकत अपनी दिखा सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, क्योंकि सब देश है, कोई किसी के सामने नहीं झुकना चाहता। तो पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अदर्स। हार्ड पावर, अब 2 पावर होती है, एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है। भारत में, मतलब दुनिया में, हार्ड पावर का मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी दिखाओ, मिलिट्री, ओशन डिप्लोमेसी। ठीक है, सॉफ्ट पावर में परsuasive, इंटेंजिबल, बेस्ड ऑन वैल्यूज, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस। हम जो इंडिया है वो करती है दोनों का मिक्स, दोनों को प्लस करते हैं और उसको बनाती है स्मार्ट पावर। हम स्मार्ट पावर का यूज करते हैं। जैसे सॉफ्ट पावर में हम कल्चरल डिप्लोमेसी, हार्ड पावर में हम नवल डिप्लोमेसी, मिलिट्री इंटरवेंशन दिखाते हैं। समझ आ गया? ठीक है। की टर्म्स क्या है फॉरेन पॉलिसी में जो आपको पता होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये क्या होता है? एक न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, प्रमोटिंग मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट, एम्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड प्रमोट कन्वर्जेंस। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम बहुत सारे देशों के साथ डील करते हैं और अपना काम निकालते हैं कि हमारा काम बेटर हो। समझ आ रहा है? क्योंकि ऑलवेज हर कंट्री का मेरे ख्याल से एक ही मोटिव है भारत के, इंडिया फर्स्ट, तो उनका होगा USA फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, ऐसा कुछ। जैसे हमने इंडिया और फ्रांस के बीच में हमारा राफेल जेट हुआ था, इंडो पैसिफिक हमने सिक्योरिटी का वो कर रखा है। इंडिया US के साथ क्वाड है, एनर्जी सिक्योरिटी है। इंडिया रशिया के साथ ब्रह्मोस है, S-400 है। की एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस, पीपल टू पीपल, टेक्नोलॉजी। हम जो 5 वीटो मेंबर्स हैं UNSC के, 5, ऑल 5 वीटो मेंबर्स ऑफ UNSC आर इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ऑल 5 वीटो मेंबर्स कौन से हैं परमानेंट मेंबर्स? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पांचों। मैं आपको 2 बता देता हूँ, चाइना, USA, रेस्ट ऑफ द 3 आप बताओ। फ्रांस इज द ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ी है। जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप लाइक द ट्रांस पैसिफिक पैक्ट प्रमोट, जहां पे
हम अपने ज्योग्राफी के हिसाब से इकोनॉमिक फायदे की नजर से कोई पार्टनरशिप या कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहाँ है? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या होता है? इज अ नेशंस लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी इन सिक्योरिटी। एक नेशन की बहुत लंबे समय तक ये सोचता है कि हमारा नेशन प्रोटेक्ट रहे, हमारी प्रायोरिटी यही होती है, रिसोर्स हमारा ना ज्यादा यूज हो, जियो पॉलिटिकल लेवल पर हम स्टेबल रहे, जो गाइड करता है कि हमारी फॉरेन डिफेंस पॉलिसी कैसी रहेगी। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, चबार पोर्ट हमने डेवलपमेंट किया कि हमारा ट्रेड अच्छा हो पाए और हम प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। उसके बाद आता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को अगर अपने आप को सुप्रीम बनाना है तो उसके जो नेबरहुड होने चाहिए वो उससे उसके साथ मिलकर काम करें, कोई दंगा फसाद ना हो, तभी वो आगे बढ़ सकता है। पहला है ग्लोबल पावर एस्पिरेशन। इंडिया कैन नॉट बिकम अ ग्लोबल पावर विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ साउथ एशिया। अब जब तक आप प्रधान नहीं बनोगे तब तक उसके ऊपर कैसे बढ़ोगे? सही बात है, प्रधान बनोगे जब भी प्रधानमंत्री बनने का आपका मकसद पूरा होगा। या फिर ऐसे समझो, पहले आप सिर्फ एक मेंबर होते हो पार्टी के, धीरे धीरे आपको कोई कुछ सीट्स ऑफर होती हैं, फिर कुछ मिलता है, फिर आप जाकर उसमें कोई किसी ओहदे पर आते हो। कुछ उसी तरीके से अगर विश्व गुरु बनना है भारत को, तो भारत को पहले तो साउथ एशिया में गुरु बनना पड़ेगा, है ना। ग्लोबल पावर एस्पिरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारा हमारे नेबर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे हम उनके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखो, अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं उनको। कोविड-19 वैक्सीन एंड मेडिकल सप्लाईज करी थी हमने नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव्स को। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमने चलाए थे उनके साथ, कालादान प्रोजेक्ट म्यांमार, बीबीआईएन एमबीए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, रेलवे लिंक्स विद नेपाल एंड बांग्लादेश। एनर्जी कॉपरेशन हमने करा था उनके साथ। क्राइसिस सपोर्ट हमने श्रीलंका को $4 बिलियन की हेल्प करी है ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस 2022। डिजास्टर रिलीफ के लिए ऑपरेशन मैत्री, नेपाल अर्थक्वेक में 2015 में जब आया था तो हमने उनके साथ ऑपरेशन मैत्री चलाया था कि उनकी जो इकोनॉमी है जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी पे आ सके। समझ आ रहा है? अर्थक्वेक आया था ना जब। अब यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एसिमेट्री। हमारे साउथ एशिया में अगर आप देखो, पाकिस्तान को देख लो, है ना, अफगानिस्तान को देख लो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ श्रीलंका, मालदीव, इन सबको देख लो, छोटे नेशन हैं। इंडिया की जो जो इंडिया का बेसिकली जो डिजाइन है, जो इंडिया का बेसिकली जो एरिया है वो इन सबसे बहुत बड़ा है। सही बात है। इसलिए पहला तो एसिमेट्री है, दो चीजों को बराबर नहीं होना है, नहीं है ना। ये सबसे बड़ा मिसट्रस्ट है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, वो हमें दबा न दे। डिविजिव हिस्ट्री, कई बार क्या होता है ना, हमारी जो शेयर्ड हिस्ट्री है बांग्लादेश की और अपनी इनकी पाकिस्तान वालों के साथ, ये बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ये भी एक मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। इंडिया का राइज, अब आप देखो, इंडिया का राइज ना हमेशा इसलिए नहीं देखा जाता कि और बहुत अच्छा है, इंडिया बढ़ रहा है, हमारी भी हेल्प करेगा। कई बार देखा जाता है इंडिया बढ़ रहा है, हमें दबा देगा, है ना। कनेक्टिविटी रिमेन्स अ मेजर इशू। कनेक्टिविटी नहीं, आप देखो इंडिया से बांग्लादेश से म्यांमार अगर आप जाना चाहो तो कनेक्टिविटी नहीं है ढंग की। इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स कई बार दे देते हैं लीडर्स या लोग, जैसे कई बार इंडियन मीडिया के कुछ बंदे उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होते हैं। टेकिंग नेबर्स फॉर ग्रांटेड। अब इंडियन पीएम जो हैं वो हाई लेवल ऑफ विजिट करते हैं यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कहीं भी जहां भी जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। उस लेवल की जो जरूरत है ना हमें, वो कहाँ है? अपने नेबर में करो हाई लेवल ऑफ विजिट्स, जिससे कि रिलेशन अच्छे बन पाए, है ना। तो टेक इट ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हो अपने नेबर्स को। नेबर्स को अगर आपने ग्रांटेड ले लिया तो आप तो खत्म हो, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। स्ट्रेटेजी विद प्रॉक्सिमिटी स्मॉलर स्टेट्स। अब क्या है अप्रोच? जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, जैसे अडॉप्टिंग अ कंसिलिटरी एंड अपीजमेंट अप्रोच एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन एज लॉन्ग एज देयर लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटीज। बेसिकली आपको ये लाइन समझने के पहले आपको गुजराल डॉक्ट्रिन समझना पड़ेगा, आखिर ये है क्या। देखो, अगर मैं गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करूं, अभी एक यहां के लिए भी शांत हो जाओ, गुजराल डॉक्ट्रिन आपको इस पेज के आगे आएगा, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन समझेंगे, पहले तो ये समझ लो कि हमें जो स्टेट्स हैं हमारे आसपास, नेबरहुड जो है, उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। बॉर्डर कनेक्टिविटी करो बढ़िया, अपग्रेड करो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करो ताकि अच्छे से लोग इधर से उधर जा सके, ट्रेड हो सके। कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़ाओ, है ना, कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल। ऑल्सो कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करो। चाइना के साथ हमारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए? एक होनी चाहिए कम्पिटिटिव अप्रोच, एक होनी चाहिए कोऑपरेटिव, एक होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। 3 अप्रोच हम चाइना के साथ फॉलो करते हैं। कम्पिटिटिव में हम compete करते हैं उनसे ग्लोबल मार्केट लेवल पर, वो बहुत आगे हैं, बात सच है, बट इंडिया भी अपना बेस्ट दे रहा है इस वक्त, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं।
कंपीटिंग विद द ग्लोबल मार्केट शेयर उसके साथ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, उससे बढ़िया बनाने की कोशिश करो, बॉर्डर पे मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाओ, फॉर्म करो अलायंस विद अदर कंट्रीज के साथ, कोऑपरेटिव अप्रोच। मुझे तो ऐसा लगता है ना, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि भारत ना अब जैसे ये ऐसे है, ये वो है तराजू है समझ लो, तो भारत है ना, अगर वो यहाँ बैठ कर भारत ये सोचे कि मैं यहाँ भी मेंटेन करूँ, यहाँ भी मेंटेन करूँ, तो वर्ल्ड का ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहा है। अब भारत को अगर मैं सच कहूं तो यूएस चाइना एक साइड चूज करनी पड़ेगी। अब रशिया जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट है, और हमारा जो मिस ट्रस्ट है यूएसए की तरफ ज्यादा है, मतलब ट्रस्ट नहीं करते हम उतना। अब इंडिया को चूज करना पड़ेगा एक साइड, अगर नहीं करते हैं तो फिर देखो हमारी तो देखो हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, मिक्स्ड स्मार्ट पावर ऑफ डिप्लोमेसी करते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। कोऑपरेटिव अप्रोच, कहीं कहीं उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाओ जहां हमारा फायदा है ना, उनके साथ स्ट्रेटेजी मिक्स ऑफ एंगेजमेंट एंड कंटेनमेंट। देखो पाकिस्तान के साथ तो मेरे को नहीं लगता है कि हमें कोई भी कोऑपरेटिव करने की नीड है, ठीक है। बट क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो वहां पे आपके पर्सनल व्यूज मैटर नहीं करते हैं, आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल अप्रोच हमारी क्या थी, जब हमारे मोदी जी पावर में आए थे, जब मोदी जी ने इनकी स्वेरिंग सेरेमनी हुई थी कि ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहां पे सार्क नेशन के जो हमारे नेबरहुड के नेशंस हैं उन सबको बुलाया गया था, उनके हेड्स को बुलाया गया था। तो इनिशियल अप्रोच हमारी ये थी पाकिस्तान से अच्छा बिहेवियर करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इनिशिएटेड फर्दर बट वर मेड विद टेररिज्म, हमने उनके साथ अच्छा बिहेव किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, सब अच्छा चल रहा था, बट उन्होंने इसका रिस्पॉन्स टेररिज्म से दिया, ऑलवेज दे आर द टेररिस्ट। ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी, आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली, हाईलाइट। अब हमने क्या किया, ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी अपना ली, पाकिस्तान कहीं भी जाए हमसे मतलब नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमने स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई इसको आइसोलेट करो, इसको साबित करो टेररिस्ट जगह है ये, और किया भी भारत ने बहुत जगह। हाईलाइट करो इश्यूज लाइक बलोचिस्तान का, कि पाकिस्तान को काउंटर कर सको, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ इसके ऊपर, मोस्ट फेवर्ड नेशंस छीन लो इससे। वर्ल्ड वर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान एक, मतलब खैर हटाइए। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रिलेशंस थ्रू द प्रिज्म ऑफ चाइना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ये भी है, हिस्टोरिकल डिवीजन, परसेप्शन ऑफ इंडिया, लिमिटेशंस ऑफ पावर। देखो ये वही सारी चीजें जो हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। अब गुजराल डॉक्ट्रिन को मैं आपको समझाता हूँ। गुजराल डॉक्ट्रिन जो थे, आईके गुजराल इन द 1990s इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि यूनिलैटरल गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडियाज नेबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी। इन्होंने कहा कि अपने देश जो है हमारा भारत, इसको अपने नेबर्स के साथ ना वापस, मतलब मुझे रिवर्स में कुछ नहीं चाहिए, हम आपके लिए करेंगे एज अ बड़े बड़े भाई, है ना, बड़े भाइयों की तरह हम आपके लिए करेंगे। इनका ये था गुजराल डॉक्ट्रिन। प्रिंसिपल्स ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थे, पहला नॉन इंटरफेरेंस, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ अदर्स, कोई भी कंट्री किसी दूसरे के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यूज ऑफ टेरिटरी, नो साउथ एशियन गवर्नमेंट शुड परमिट द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी टू डिसएडवांटेज ऑफ अ नेबरिंग कंट्री, कोई भी साउथ एशियन गवर्नमेंट है ना अलाउ नहीं करेगी अपने टेरिटरी को यूज करने के लिए कि वो दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचा सके। हर किसी की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, पीसफुल नेगोशिएशन होना चाहिए, ना कि आप लड़ाई करके नेगोशिएट करो। मैग्नामिटी का मतलब क्या है, इंडिया शुड एग्जिबिट मैग्नामिटी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी, मतलब आप करो, आपको वापस क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, आप करेंगे हम। ये 5 चीजें थी गुजराल डॉक्ट्रिन। तो जब भी आपको इंडिया की सॉफ्ट पावर और ये सारी चीजें लिखनी हो ना, डिप्लोमेसी, ये गुजराल डॉक्ट्रिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अभी हमने देखा कि वाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बेसिकली क्या है, ये एम करता है कि इंश्योर कर सके स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी थ्रू पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क, कि हम दोनों देशों में लोगों में भी अच्छा व्यवहार हो, नफरत ना पैदा हो, और एक साथ मिलजुल कर काम करें, ठीक है। ये वही ह्यूमैनिटेरियन नीड, वही सारे एग्जांपल। लेकिन 4 पिलर्स हैं पॉलिसी के इसके नेबर। पहला, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनके साथ हाई लेवल ऑफ विजिट्स करो, मिलो, डेवलपमेंट सपोर्ट करो, कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन करो, इंडिया लेड रीजनलिज्म, प्रोमोटिंग अ रीजनल अप्रोच वेयर नेबरिंग कंट्रीज फील कंफर्टेबल, जैसी उनको नीड है वैसी चीज दो, अपनी मर्जी मत थोपो, ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करें। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स क्या है इस पॉलिसी के, इकोनॉमिक लेवल पर कॉपरेशन करने की नीड है, हमने बीबीआईएन चलाया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लिवरेजिंग इंडिया, हम सेंटर में हैं, हमारे अगल बगल है सारी कंट्रीज, है ना, तो इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन गिव्स इट इन्फ्लुएंस इन द रीजन, तो हम ऑलरेडी इस इन्फ्लुएंस में कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रीजनल डिप्लोमेसी, इंडिया एफर्ट टू रिविटलाइज सार्क, इंडिया बड़ा भाई है अगर हम देख रहे हैं पॉजिटिव मैनर में, तो सार्क को रिविटलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की। कनेक्टिविटी एंड कॉपरेट करो, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करो, जैसे नेपाल की हमने हेल्प करी थी मैत्री करके, जो शायद हमने चलाया था उसमें अर्थक्वेक में।
मिलिट्री एंड डिफेंस में कॉपरेशन करो। सूर्य किरण मिलिट्री मॉक ड्रिल हमने नेपाल के साथ करी, संप्रीति बांग्लादेश के साथ करी है ना। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है अगर हम ये करते हैं सर, इसके क्या है? इंडियाज मुनरो डॉक्ट्रिन शिफ्टिंग द बिग ब्रदर इमेज बाय ऑफरिंग नॉन रेसिप्रोकल असिस्टेंस टू नेबर्स, है ना। इनका बेसिकली कहना ये था कि हमें जो हमारी बिग ब्रदर इमेज है ना, देखो ध्यान से सुनो, एक होता है कि अब आप इसको थोड़ा एटीट्यूडिनल वे में देखने की कोशिश करो। एक होता है कि बड़ा भाई, ये गर्व के साथ कह रहे हैं, बड़े भैया मैं बड़ा हूं, है ये थोड़ा एटीट्यूड में है। तो इस एटीट्यूड को ना देखते हमें एक सॉफ्ट इमेज बनानी पड़ेगी अपने पहले तो। और ये इंडिया की मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? इंडियाज मुनरो डॉक्ट्रिन इंप्लाइज दैट साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशन आर इंडियाज नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर एक्सटर्नल पावर शुड नॉट इंटरफेयर। इंडिया की मुनरो डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जो साउथ एशिया है, जो ये नीचे वाला रीजन है सारा, ये है ना, इस एरिया में, इंडियन ओशन में, इंडिया अपने नेचुरल स्फीयर में काम करेगा खुद, उसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं: इंडियाज प्राइमेसी इन इट्स नेबरहुड, एक्सक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स इन साउथ एशिया, इंडिया एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजनल क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस यहाँ होगी तो इंडिया ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। सब रीजनल कॉपरेशन बढ़ेगा। फॉर्मर श्रीलंका पीएम श्रीलंकन पीएम रनिल ने क्या कहा? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रोड मैप दिया। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, संजीवनी नीर ऑपरेशन हमने चलाया मेडिकल एड मालदीव्स के लिए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए सागरमाला चलवाया। सागर विजन, मोदी जी का विजन है कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके इंडियन ओशन में। कोविड-19 असिस्टेंस दी गई, है ना, इमरजेंसी फंड, ऑपरेशन संजीवनी, नीर एंड वैक्सीन सप्लाईज। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस फिर से वही सेम ही होंगे। इट्स इंटरनेशनल रिलेशन, आपको समझना होगा। जब आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। आप इंडियाज नेबरहुड में 10 to 15 चैलेंजेस याद कर लो, बढ़िया बढ़िया डाटा फैक्ट्स के साथ, किसी भी क्वेश्चन में चेप कर आ जाओ, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन दैट। Chinese influence, border and water disputes, political, domestic politics, failure of SAARC, rising nationalism, ये challenges हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? डिप्लोमेसी अच्छी करो भाई साहब अपनी, जैसे बायलैटरल टॉक्स करो, पाकिस्तान के साथ बैठो, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात करो, पर क्या करें उनसे बात करके? ठीक है, वो कहते हैं ना कि उनके सामने बीन बजाना बेकार है, वो तो उसका जवाब भी टेररिज्म से देंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंडिया बांग्लादेश कोलैबोरेटिव इन द एनर्जी सेक्टर। कल्चरल एक्सचेंज, इजियर वीजा प्रोसीजर्स फॉर टूरिस्ट फ्रॉम नेपाल। सिक्योरिटी कॉपरेशन, कोलैबोरेशन विद म्यांमार टू एड्रेस द इंसर्जेंट ग्रुप्स। और ये है सब रीजनल डेवलपिंग ट्रांजिट रूट्स विद भूटान। बस बेसिकली बात यही है कि डिप्लोमेसी बढ़ाओ, इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, सिक्योरिटी, सब कॉपरेशन करो, यही सारी चीजें हमें करनी है। अगली क्लास से हम लोग इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, ये पार्ट 1। इसमें आपका पूरा बेसिक खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में सारे के सारे जो हमारे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, सॉरी, हमारे जो नेबरहुड हैं उनके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा हमारा जितने भी हमारे हैं। एक दो मेजर कंट्रीज भी हम कवर करेंगे, जैसे यूएसए कवर कर लेंगे, चाइना कवर कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सब कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हम जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, बिम्स्टेक, यूएन, ऐसी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर कर लेंगे। इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस ना आपका स्टैटिक बल्कि आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका काम बस ये है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो जहां पे ये वीडियो, जैसे टेलीग्राम पे जो लिंक मैं अपलोड करूंगा, वहां जाके लिख देना आई वांट पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये अपलोड करने का मतलब सिर्फ अपलोड करके सेव मत कर लेना, पढ़ना।